प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। तो भविष्य को ब्राइट करने के लिए नए निर्णय बैच का आगाज हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बैच से जुड़ चुके होंगे। यदि नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इस बैच के साथ। यह आने वाले भविष्य में आपके सपने को साकार करने वाला बैच है और इसमें लगातार आपसे 120 दिन हमने मांगे हैं। 120 दिन आप हमें दे दीजिए, हम आपके फ्यूचर को ब्राइट करने की दिशा में आपको 90% तक यहाँ पे काम करा देंगे। 10% बचा हुआ काम उसके बाद निर्णय बैच का जो सेकंड पार्ट आएगा जिसका नाम होगा सिलेक्शन बैच, तो वह आपको वहाँ तक पहुँचा सकेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की श्रृंखला को। इसी के साथ आप सब जहाँ भी होंगे, हमारे उम्मीद करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे होंगे। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इकाई 1 है, पहला चैप्टर है क्लास 11th का और यहाँ से हम लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे और दिसंबर के 31 दिसंबर तक, यानी जब हम लोग नए जनवरी में प्रवेश करेंगे 2022 में, उस समय आप अपना काम कर चुके होंगे। चैनल पे लगातार सब्सक्रिप्शन आप बढ़वा रहे होंगे और हम अपना काम कर चुके होंगे। पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई होगी, टॉपिक का आगाज हो चुका होगा और आने वाले फ्यूचर में 2022 की जितनी भर्तियाँ आएंगी उसमें एक सीट अपनी पक्की करने की पूरी तैयारी हम कर चुके होंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करें। सबसे पहले जीव जगत की में विविधता आपकी पहली टॉपिक है, जीव जगत में विविधता जिसे आप कहते हैं। उसके बाद इसे 4 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में? 4 अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय हमारा जीव जगत, दूसरा अध्याय हमारा जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा अध्याय हमारा वनस्पति जगत और चौथा अध्याय जो हमारा है वो प्राणी जगत है। आप देखेंगे वर्गीकरण हमारे सिलेबस में भी पहले रखा गया है, ठीक है। तो हम वर्गीकरण बस वहाँ पे आपको प्रोटोजोआ, पोरिफेरा ये सब करके दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। प्राणी जगत में जाएंगे तो सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो पैराग्राफ दिया गया है सिलेबस का, उस दूसरे पैराग्राफ में हमसे वनस्पति जगत के वर्गीकरण के बारे में दिया गया है, ठीक। उसके बाद तीसरा जब पैरा हम जाते हैं, तीसरा पैरा में हमको क्या दिया गया है, जीवों के नामकरण वगैरह के बारे में दिया गया। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट पैरा में जाते हैं तो वहाँ पे हमें इवोल्यूशन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे जो कि हमारे क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर इस पॉइंट को हम लोग क्लियरली पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपको भी मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए इस 2016 और 2019, 2016, 2021 और 2021 के ये दोनों टीजीटी में और 2021 के पीजीटी में कहाँ से प्रश्न पूछे गए, इन्हीं चैप्टरों में से मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। और यहाँ से आप देखेंगे कम से कम आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ यूनिट नंबर फर्स्ट से। सभी यूनिट को मिला देंगे तो आपके 40 से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप खुद ही बताएंगे हाँ सर ये क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बिना वक्त गंवाए आपके पास ये रहा क्लास, और आपके पास यदि एनसीईआरटी नहीं तो आप एनसीईआरटी परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन भी मंगवा लीजिए, जो आपको हेल्प करेगा, जिसमें आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना और जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। देखिए जितने भी जीव होंगे उनकी जीवन रचना का विज्ञान जो होता है वो किसके अंदर रखा गया जाएगा? जीव विज्ञान में रखा जाएगा। जीव जगत कौतूहल और जैव विविधता से परिपूर्ण है। जैव विविधता इतनी ज़्यादा है, आप पढ़े होंगे टेट वगैरह में, जैव विविधता इतनी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव से लेकर के एक बड़े से बड़े जीव हैं और एक ही जीव के अंदर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। आप देखे होंगे सेल के स्तर पे, बोन के स्तर पे, ब्लड के स्तर पे। हम लोग ह्यूमन बीन हैं एक ही स्पीसीज में, लेकिन ब्लड हमारे डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरह से हमारे जो है क्या कहते हैं, बॉडी में बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ठीक है। उसके बाद भी हमारे जेनेटिक कैरेक्टर भी अलग अलग होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, इसी को हम लोग जैव विविधता कह सकते हैं। जीव भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैव विविधता भी विभिन्न प्रकार की है। सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आगे बढ़ें। आदि मानव जो पुराने मनुष्य थे, यानी जो जब मनुष्य का प्रारंभ होता, आदि मानव मतलब प्रिमिटिव जो ह्यूमन बीन थे, वहाँ से जब जीवन का आगाज होता है, क्या होता है देखिए, आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव जब अंतर करता था किसके बीच में? निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थ के बीच में अंतर करता था। आपसे उसमें सिलेबस में रखा गया, पर्यावरण के सिलेबस में रखा गया टेट में, सजीव और निर्जीव। तो यहाँ पे सजीव और निर्जीव में जो पहले का मनुष्य था वो तो अंतर कर लेता था आसानी से, लेकिन अब हमें अंतर करने में प्रॉब्लम आ गई। आदि मनुष्य ने कुछ एक निर्जीव पदार्थ जैसे कि
निर्जीव पदार्थ में किसको रखा गया था? वायु को, समुद्र को, आग को, ठीक है, द्रव्यमान है, तापमान है, इन सभी को किस में रखा गया है? निर्जीव चीजों में रखा गया है। कारण क्या है कि ना तो इसमें कोशिका पाई जाती है और ना ही इसमें और सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं। पहले तो हम कोशिका के आधार पर ही इन्हें बांट लेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी निर्जीव सजीव के बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिलेंगे जो हमारे इस टॉपिक में दिया गया है। तथा कुछ सजीव प्राणियों में जैसे पौधों में भेद किया गया, ठीक है, प्राणियों में जंतुओं को रखा गया, पौधों को रखा गया, ये सजीव मान लिए गए। और वायु, जल, समुद्र, ठीक है, उसके बाद नदी, पर्वत, झरना, ये सभी किस में रख दिए गए थे? निर्जीव पदार्थों में रख दिए गए थे। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन यानी निर्जीव स्वरूपों में उन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भगाने के भाव पर आधारित थी। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। सजीवों का वर्गीकरण। अब यहाँ सजीवों का वर्णन, यहाँ पर देखें, सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। कह रहा सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भिद विज्ञान में संलग्न थे। वे जीव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्ग की विज्ञान एवं स्मारकी विवरण में विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, वर्गीकरण पद्धति, टेक्सोनॉमी आपके सिलेबस में है, की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यानी लॉन्गिट्यूडनल और जो है आपका कैसा हॉरिजॉन्टल दोनों ही समानताओं के भागीदार को मान्यता देता है। वर्तमान में सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। ठीक, इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में जो आगे आने वाले अध्याय हैं में वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों और पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो था आपका इंट्रो कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें बताया गया कि हम सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, निर्जीवों के बारे में पढ़ेंगे, उनके उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उनमें नामकरण पढ़ेंगे, उनमें ठीक है उसका क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ें हमको पढ़नी है, यहाँ पे हमें दिया गया है सिलेबस में। एक वैज्ञानिक के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, आपसे साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? आपसे छोटा सा प्रश्न है, बेसिकली बहुत नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन अगर आता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। जो भी वैज्ञानिक नाम दिए रहते हैं तो उसमें टेंशन हो जाती है। अर्नस्ट मेयर एक वैज्ञानिक हैं जिनको क्या कहा जाता है? 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। यहाँ देखिए आसानी से लिखा गया 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। आप पहले के पेपर अगर देखे होंगे तो उसमें एक बार दो बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि एकदम फ्रंट लाइन का क्वेश्चन है और कई बार गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अर्नस्ट मेयर का जन्म कब हुआ था? अब इनके बारे में आप चाहें तो पढ़ लीजिए, लेकिन मेन जो है मैं बता दिया यहाँ पे। अर्नस्ट मेयर जो थे वो 5 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, केपटाउन जर्मनी में हुआ था, और ये इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे है, तो इससे ज़्यादा हम यहाँ पे ध्यान भी नहीं देंगे। इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे, वो सारी चीज़ें आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, लेकिन मेन जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि 20वीं सदी का डार्विन कौन है, तो हम कहेंगे 20वीं सदी का डार्विन कौन है? अर्नस्ट मेयर है। आपने देखा होगा कि इस बार के पीएचडी के पेपर में अगर आप देखे होंगे तो इस बार आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपके वैज्ञानिकों से भी क्वेश्चन पूछे गए, बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया कि बुक की रचना किसने की। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। संख्या बहुत कम होती है, 1 ही 2 संख्या होती है, 3 संख्या होती है, लेकिन वह संख्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आ गए हम लोग अध्याय नंबर 1 पे, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और एक एक करके अपने चीज़ों को स्टार्ट करते हुए चलेंगे। अध्याय 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले जीव जगत। ठीक है, सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर थमाना मिला नहीं, जो दूर थमाना मिला नहीं, जो पास में है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तो सोता रहे। तो मेरे मित्रों जाग जाइए, अभी भी वक्त है। अगर आप 120 दिन मेरे साथ काम कर लेते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। चैनल का नाम ही है स्टडी विद प्रदीप, आप इसका अर्थ अच्छी तरह समझते हो। तो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप अभी से अपने ईगो को थोड़ा सा दाब करके रख करके आप आराम से इसे पढ़िए। ईगो अगर हावी हो जाएगा तो फिर हमारा जो फ्यूचर होता है वो ब्राइट नहीं हो पाता है। ईगो को पीछे करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही साथ पढ़िए, आप आराम से पढ़िए, बुक लेकर के आप बैठ जाइए और सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए। जो नोट
करना है, नोट करते जाइए। ये जरूरी है, आपको डेली पढ़ना चाहिए, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और पहला आपके पास यहाँ पे है, क्या क्या हमको पढ़ना है। जीव क्या है? पहला क्वेश्चन साधारण सा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जीव किसे कहते हैं, हम लोग जीव विज्ञान से पढ़े हैं तो हमारा ये पहला धर्म बनता है कि हम जीव के बारे में बता सकें। जीव जगत में विविधता कैसी पाई जाती, ये भी हमें बताना है। वर्ग की संवर्ग बताना है, वर्ग की सहायता साधन बताने। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में चाहते हैं, इंग्लिश का पीडीएफ मिल जाएगा, उसे हिंदी में भी बताया जाएगा, तो आप उसको भी देख लेंगे। अभी इंग्लिश हिंदी वाले ध्यान से इसको देखते रहें। जीव जगत कैसा निराला है, जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वासस्थान, असाधारण वासस्थान वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, लवड़ी मीठा, ठीक है, अलवड़ी यानी मीठा, जली झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं। कह रहा है जीव तो एक साधारण वास स्थान होता है। मैंने कहा ना, हैबिट से हैबिटाट का पता चल, हैबिटाट से हैबिट का पता चलता है, यानी हैबिट और हैबिटाट एक दूसरे के क्या पूरक हैं। हैबिट से किसका पता चलता है? हैबिटाट का। और हैबिटाट से किसका पता चलता है? हैबिट का। यानी कौन सा जीव किस समुदाय में रह रहा है, किस लोकेलिटी में रह रहा है, इससे यह पता चल जाएगा कि इस जीव का विकास कैसा है, यानी इसका वासस्थान कैसा है। उसी तरह से उसका स्वभाव होगा। ठीक, यह मनुष्य के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के हिसाब से आपका डेवलपमेंट होता है। तो आप अपनी सोसाइटी में चाहे जैसे हो, आपके पास ईश्वर ने सेंस दिया है, आप अपने सेंस को उसमें बदल सकते हैं और अपना उपयोग कर सकते हैं। तो कह रहा है जीव का जो हैबिटाट यानी वासस्थान है वह अगर साधारण है तब तो ठीक है, साधारण सभी जीव होते हैं, चाहे वो लैंड पे हो यानी स्थलीय हो या जलीय हो, तो ये तो कोई बात नहीं, या हवा में रहने वाले। लेकिन कह रहा है कि कुछ ऐसे दुर्लभ स्थान हैं जहाँ पे भी जीव देखने को मिलते हैं। जैसे कौन से स्थान है? ठंडे पर्वत हैं, ठीक, जहाँ पे बर्फ पड़ रही वहाँ पे भी जीव मिल जाते हैं। पर्णपाती वन है, जो अपने वन, ऐसे वन जो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं बसंत ऋतु में, उसे पर्णपाती वन कहते हैं। महासागर, महासागर में पाए जाते हैं। अलौड़ी यानी मीठे झीलों में पाए जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाते हैं जीव, आपने देखा होगा। अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं पाए जाते हैं, यानी कठिन परिस्थिति में, कठिन वासस्थान पे भी जीव देखे गए हैं और पाए भी जाते हैं। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों यानी जो पक्षी यहाँ से वहाँ तक प्रवास करते हैं, रहते हैं। घाटियों में खिलते हुए फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय और चमत्कार का आवाहन करती। आप घाटियों में जाते हैं, आप उत्तराखंड या आप नीलगिरी की पहाड़ियों पे कहीं घूमने क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना, वहाँ की जो सौंदर्य है वह सौंदर्य आपको आकर्षित करता है। आप एक बार जाते हैं तो आपको जीवन भर याद रहता है, क्योंकि उस सौंदर्य का जो इमेज आपने अपनी आंखों से खींचा है, जो फोटो आपने अपनी आंखों से खींचा है, वो आपके मस्तिष्क में पूरे ताउम्र के लिए सेव है। लेकिन जो यहाँ पे आप फोटो खींचते हैं मोबाइल से, वो कुछ दिनों के बाद आप खुद ही डिलीट कर देते हैं। तो प्राकृतिक सुंदरता जो होती है वह प्राकृतिक सुंदरता आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है और आप उसे देख करके उस सुंदरता के आप ग्रहण करना चाहते हैं और उस सुंदरता में जीना चाहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो दौड़ते हुए घोड़े दिख रहे हैं, पक्षियाँ दिख रही हैं, घाटियों में खिले हुए फूल दिख रहे हैं, बहुत साधारण सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग का पेज है तो बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, आगे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको दिमाग लगाने वाली चीज़ें आती रहेंगी। पारिस्थितिकी विरोध अथवा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय के सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। पहले तो आप बताएंगे हमें समष्टि क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे कि समष्टि के सदस्यों और समष्टि के समुदाय में क्या अंतर होता है। सदस्य और समुदाय में क्या अंतर, आप सीधे छोड़ दीजिए, समष्टि छोड़ दीजिए, सिर्फ बताइए सदस्य और समुदाय में क्या अंतर है। आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे उम्मीद है सबको ही पता होगा। ठीक है, तो समष्टि के जो सदस्य होते हैं यानी पर्सन विशेष की बात हो रही, और समुदाय जब होगी तो पूरा कलेक्टिवली सबकी बात होगी। इनमें कोशिका में आणविक गतिविधियों से भी पता चल जाता है कि वास्तव में जीवन क्या है। अगर आपकी कोशिका में कोई घटनाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जीवन है क्या। ठीक, इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। ठीक, जो प्रश्न पूछा जा रहा है कोशिका में आपके आणविक गतिविधियां, इसमें दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला,
तकनीकी है जो जीव तथा निर्जीव क्या है। पहला तो साधारण तकनीकी प्रश्न है कि जीव किसे कहेंगे और निर्जीव किसे कहेंगे। जीव को ही आप सजीव कहते हैं, तो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। इकोलॉजी की भाषा में चले जाएंगे तो बायोटिक किसे कहते हैं और एबायोटिक किसे कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तथा दूसरा प्रश्न है दार्शनिक। दार्शनिक प्रश्न में आएंगे जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे हालांकि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये दार्शनिक चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। हमको तो कहाँ पढ़ना है, हमको तो ये पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ दी गई, जीवन का उद्देश्य क्या है। आप इस पॉइंट को कोट करेंगे, जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। हमारी एक परम मित्र थी तो उन्होंने ये बताया था कि जो जीवन होता है इसमें अगर आप किस्मत को थाम के रो रहे हैं तो आप अपनी समस्या कर रहे हैं। यानी हर एक व्यक्ति सफल कैसे होता है, वह सफल होने के लिए लगातार परिश्रम करता है, ठीक। वह परिश्रम एक दिन उसका परिणाम बन करके उसके सामने आता है और वह परिणाम उसका सुखद होता है, उसे तसल्ली देता है, उसे लाभ देता है। तो यहाँ पे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए हर बार रोना है, रोते हुए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। चलो भाई, आना और जाना ये तो ठीक है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन इस बीच में हमने क्या किया, ये चीज़ें तो हमें याद रखनी पड़ेगी ना। ऐसे कौन से काम हमने इस बीच में किए कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले भी जाएंगे। अच्छी बात है, हम 20 साल जिए, 30 साल जिए, 50 साल जिए, लेकिन उसके बावजूद इस बीच में हमने ऐसा क्या कर दिया जिससे दुनिया हमें याद रखे, हमें लोग याद रखें, परिवार याद रखे, समाज याद रखे, दुनिया याद रखे। तो ये कौन सा ऐसा काम है। ये तो हमारा दार्शनिक प्रश्न है और हमें दार्शनिक नहीं पढ़ना है। चूंकि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें जीव विज्ञान वाले ही प्रश्न का आंसर देना, सजीव और निर्जीव के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दार्शनिक प्रश्न है और कोई फिलासफर ही इसकी परिभाषा देगा। आप जाकर के प्रश्न डालेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बाबा लोगों के प्रवचन मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं। हालांकि इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आपके सिवा आपके जीवन का उद्देश्य दुनिया में कोई नहीं जानता। ये बात कहीं नोट करके रख लीजिए। आपकी जो समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण भी आप जानते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई इसे भी आप जानते हैं। उन समस्याओं का अंत क्या है ये भी आप जानते हैं। इसमें कोई भी प्रवचन, कोई भी बातें आपके काम की नहीं है। इसलिए आप इस प्रश्न का आंसर ढूंढना छोड़िए, बल्कि ये ढूंढना शुरू करिए जो आपके एग्जाम में आने वाला, ठीक है। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। हमारा जो प्रश्न है हम इसी पे चिंतन करने वाले हैं कि जीव क्या है। चलिए बताइए जीव क्या है। सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बुक के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसे एक लाइन में खत्म किया जा सकता है, लेकिन बुक में बहुत सारे सारांश छुपे हुए हैं, हम उसे पढ़ते हुए जाएंगे। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपसे एक ही उम्मीद है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्लास को रेगुलर वे में करिए, प्रत्येक दिन करते रहिए, ठीक है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों में सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, कौन कौन से लक्षण हम देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना, ठीक, का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब प्रकार हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय किसको जोड़ सकते हैं, उपापचय को जोड़ सकते हैं। स्वयं की प्रतिलिपि बनाना यानी रिप्रोडक्शन, स्वयं को संगठित करना यानी क्या है उसका, ठीक, उसका प्रतिक्रिया करना, उद्दीपन आदि करने को जोड़ सकते हैं। आओ हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कह रहा है वृद्धि करना। सबसे पहले कौन सा लक्षण हम लेते हैं कि जीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि कैसे होता है, दो तरह से होता है। एक कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना और एक कोशिकाओं के भार का बढ़ना, दोनों तरह से वृद्धि होती, ठीक। जनन, जो जनन होता है, सभी जीव अपनी जैसी संतान पैदा करना चाहते हैं, चाहे वो कैसा भी जीव होगा। उसे लगता है कि मैं ही सुपीरियर हूं और वह अपनी संतान को अपने जैसा ही पैदा करना चाहता है, ठीक। पर्यावरण के प्रति संवेदना, अब मनुष्य कभी ये चाहता कि उसका बच्चा शेर पैदा हो, नहीं, लेकिन उसे शेर जैसा एलिजिबल बनाता है, उसे शिकारी बनाता है। शिकारी बनाता है मनुष्य अपने बच्चे को, बनाता होगा, क्यों बनाता है, उसे ताकतवर बनाता है। शेर कहने में उसे लगता है कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ कह रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता इनडायरेक्टली उसे जानवर कह रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अपने संवेदना होती है, जो भी चीज़ें हैं हम उसे महसूस कर पाते हैं। जो प्रकृति में होता है उसे हम क्या करते हैं, महसूस कर पाते हैं। चाहे वो हमारे सेल पे आते हैं, हमारी बॉडी पे आते हैं, तो उसका हम असर देख पाते हैं।
इसके अनुकूल क्रिया करना और हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं यह अनुभव जीवों के। ठीक, आगे बढ़ जाए। चलिए, पहला, सभी जीव वृद्धि करते हैं। पहला हमारी पॉइंट आती है यहाँ से, सभी जीव वृद्धि करते हैं। बस हमें इतनी ही याद रखनी है, बाकी चीजें आगे हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, यानी जो कोशिकाओं की संख्या है उसका बढ़ना और कोशिकाओं का भार बढ़ना, ये दोनों किसके लक्षण है? वृद्धि होने के लक्षण है। ठीक है, किसके लक्षण है? वृद्धि होने के लक्षण है। ये दोनों वृद्धि के दो युग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिक जीव जो होते हैं ये कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अच्छा, सपोज करिए कोशिका विभाजन जो होता है आपका तीन तरह का होता है। हम लोग ज्यादातर दो ही तरह का पढ़ते हैं, वैसे होता है तीन तरह का, ए माइटासिस, माइटासिस और मियासिस। ठीक है, तो असमसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन, बाद में वो सब चर्चा करेंगे, आएगा आगे। यहाँ भी बात कर रहे थे बहुकोश का जीव कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। अब यहाँ देखिए जो बहुकोश के जीव होते हैं वो भी कोश का, जैसे मान लेते हैं कि आपके बॉडी का कोई पार्ट था और इस बॉडी के पार्ट में कहीं पे कट आउट हो गया, मतलब आप काट दिए या चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से इतनी मांस का हिस्सा कट चुका है, ये कट के निकल गया। ठीक, कुछ दिन में देखेंगे कि ये सेलें डिवाइड कर करके इस घाव को भर लेती हैं, इस चोट को भर लेती हैं। इसका मतलब कि कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, कोशिकाएं विभाजित करने की क्षमता रखी हुई है। ठीक है, पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होते हैं। पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं। साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी के लेवल पे कि आप बताइए कि कोशिकाओं में जीवन पर्यंत वृद्धि किसके कारण पाया जाता है, तो आप कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे पूरे जीवन वृद्धि करते हैं। मनुष्य का पूरे जीवन वृद्धि नहीं होता, एक वक्त के बाद, या एनिमल का एक वक्त के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन पौधों में पूरे जीवन वृद्धि पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है, तो आप कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण पाई जाती है। और इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? विभज्योतक के ऊतक कहते हैं। ठीक है, विभज्योतक ऊतक कहा जाता है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है। कह रहा है प्राणियों में यह तो कुछ आयु तक वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। कह रहा कोशिका विभाजन होना अब नष्ट नहीं होता, कोशिका विभाजित होती। मान लेते हैं हम 20 साल को हो गए, 25 साल को हो गए, 30 साल को हो गए और कहीं एक्सीडेंट हुआ या ऑपरेशन हुआ बॉडी के किसी पार्ट का, तो वहां भी कोशिकाएं विभाजन होकर के उस घाव को भर लेते, लेकिन हमारी लंबाई नहीं बढ़ती। लंबाई क्यों नहीं बढ़ती है? एक उम्र के बाद हमारी लंबाई बढ़ना रुक जाती है। मनुष्य में कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं आप जानते होंगे? 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं उपकला ऊतक, दूसरे को क्या कहते हैं संयोजी ऊतक, तीसरे को क्या कहते हैं मस्कुलर, और चौथे को क्या कहते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक, तो ये जो हमारे टिश्यू है मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं। पादप में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप डिवाइड कर देते हैं कितने भागों में? 2 टाइप में। फर्स्ट टाइप को आप क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए। फर्स्ट टाइप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट को क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टम, जो कहाँ पाया जाता है? रूट टिप पे और स्टेम टिप पे पाया जाता है। दूसरा आपका आ जाता है कौन सा? लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। जब आप जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू को भी आप डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं आप बताएंगे तो आप कहेंगे परमानेंट टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को आप डिवाइड कर देते हैं कितने भागों में, जल्दी बताइए। सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जब अपने पास क्लोरोफिल रखता है, ध्यान सुनिएगा, पैरेन्काइमा जब अपने पास क्लोरोफिल बियर करता है, क्लोरोफिल रखता है, तो उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जब पैरेन्काइमा में एक्वेटिक प्लांट में एयर भरी होती है तो उसे हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था मिलाने के लिए, ठीक, इसके पहले किसी एग्जाम में। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा, उसके बाद कोलेन्काइमा। सबसे पूछा जाता है कौन सी डेड सेल है, कौन सी लिविंग सेल है। आगे पढ़ेंगे, टिश्यू आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे रिकॉल करा रहा था। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है लगातार वृद्धि करना, ठीक है, ग्रोइंग टिप पाई जाती। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं पाया जाता, हमारी लंबाई नहीं बढ़ती, लेकिन सेल डिवाइड करने वाली सेल हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। क्लियर है? अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे सबसे तेज ग्रो करने वाली सेल हमारी बॉडी में कौन सी है जो बहुत तेजी के साथ वृद्धि करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है।
ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोश की जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन में यानी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देख करके कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। पात्रे संवर्धन आप पढ़ेंगे, कई बार आएगा भी, तो उसमें क्या करते हैं, कोशिकाओं को हम गिन सकते हैं। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। ठीक, यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, अब देखिए यहां से हमारा, यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, ठीक है, दो वृद्धि हम कहें कि एक भार में वृद्धि होती है, एक संख्या में वृद्धि होती है। कह रहा है अगर हम भार को, यहां देखिएगा ध्यान से, यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों में भी भार में वृद्धि होती है, निर्जीवों में भी भार में वृद्धि होती है। आपके घरों पे अगर आप पुराने जमाने के, आपके पास गेट होंगे लकड़ियों के बने हुए या खिड़कियां होंगी, तो उसे देखते होंगे बरसात के दिनों में वो चिपक जाते हैं। हालांकि वो लकड़ी है, उसे हम लोग डेड वुड मानते हैं, फिर भी उदाहरण के लिए तौर पे समझ सकते हैं कि उदाहरण तौर पे वो क्या होते हैं, बरसात दिनों में नमी एब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं। ठीक है, माउंटेन की लगातार वृद्धि हो रही है। अभी तक क्या कहा जाता था, जो हमारा एवरेस्ट है वो कितना है, 8,848, ठीक, यही है ना, इतनी ऊंचाई है। लेकिन अब इसको हमने क्या कर दिया, अब नई एनसीईआरटी में कितना आ गया, 8,850 ये मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। अब इतने मीटर की ऊंचाई यानी 2 मीटर जो ये वृद्धि हुई है, ये किसके कारण हुई है, तो आप कहेंगे एक इस कारण हुई कि इसके मास में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, जिसकी उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो कह रहा है कि अगर निर्जीवों में भी वृद्धि को हम भार की तुलना पे मापें तो निर्जीवों में भी भार में वृद्धि होती है। पर्वत, ठीक है, उसके बाद पर्वत के बाद गोलाश्म तथा रेत के टीले में वृद्धि होती है। ठीक है, रेत के टीले, रेगिस्तान में रेत के टीले बड़े होते चले जाते हैं, बाद में कहीं कहीं पे पठार जैसा रूप ले लेते हैं। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है, लेकिन जीवों में यह वृद्धि किसमें होती है, अंदर की ओर होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। कह रहा है वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। ठीक है, जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचन करने की यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र का लक्षण नहीं है। यानी हम वृद्धि को अगर हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताना हो तो हम कहेंगे ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉट लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती कि लिविंग थिंग्स में भी देखी जाती है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखी जाती है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसे रखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक में सीन हो। ठीक है, तो ये हमारा जो था ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। फिर इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। हम जनन को भी क्या कहते हैं, जीवों का अभिलक्षण कहते हैं। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है। ठीक, इससे अभिलक्षण लगभग इसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। आप जानते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई यानी फिजाई लिखा गया लेकिन फंजाई होता है। फंजाई लाखों अलैंगिक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए फंजाई में 3 तरह के रिप्रोडक्शन, पहले तो 2 तरह के होते हैं रिप्रोडक्शन और उसके 3 फेज हो सकते हैं। पहला क्या होता है 2 तरह का, तो आप कहेंगे एक होता है प्लाज्मोगेमी, ठीक, और दूसरा क्या होता है, जल्दी बताइए, कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा की शादी, कैरियोगेमी, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की शादी। तो 2 तरह से शादी होती है इनकी, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। अब ये 3 प्रकार के गैमीट बनाते हैं। पहला गैमीट होता है इनका कैसा, आइसोगैमेटिक, दूसरा होता है एन आइसोगैमेटिक और तीसरा होता है कैसा, हेट्रोगैमेटिक, या इसे हम लोग कहते हैं ओगैमीट। क्या कहते हैं, ओगैमेटिक। अब 3 तरह के जो गैमीट बनते हैं तो उसमें आइसोगैमीट में क्या होता है, आइसो मीन्स होता है समान, इसके दोनों गैमीट मार्फोलॉजी रूप से समान होंगे। ठीक, अगर एन आइसोगैमी है तो ये मार्फोलॉजी रूप से छोटे बड़े हो सकते हैं, मोटे पतले हो सकते हैं, तो समान नहीं होते। लेकिन जो ओगैमी होता है, ओगैमी में क्या होता है कि दोनों में बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एक अगर कहीं स्थिर रहने वाला है, स्टेराइल है,
ठीक, एक नहीं, एक स्थिर रहने वाला स्टेराइल नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। अगर एक जगह स्थिर रहता है और दूसरा क्या है आपका स्थिर नहीं रहने वाला है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। एक हो सकता है, एग हो सकता है, एक हो सकता है स्पर्म हो सकता है, इसकी मार्फोलॉजी भी अलग अलग हो सकती है। तो वही कह रहा है कि जो फंजाई है इसमें अनेक प्रकार के लाखों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने फेज आपको बता दी। अलैंगिक जीवाणुओं द्वारा गुणन करती हैं और सरलता से फैल जाती हैं। निम्न कोट के जीवों जैसे कि ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन, किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा जनन होता है, जिसे आप बडिंग कहते हैं, बडिंग द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनर्जनन होता है, रीजनरेशन कहते हैं इसे, रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में। अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त यानी जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मांस प्रथम तंतु जैसे विखंडन द्वारा विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोश की जीवों जैसे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया, एक कोश की शैवाल तथा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है। अर्थात जनन की पर्यायवाची कौन हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी अब जैसे एक कोश के जीवों में जाएंगे, जब वो जनन करेंगे दो कोश का बन जाएगी, और उससे वृद्धि नहीं हो रही बल्कि जनन हो जा रहा है। और हम अभी कह रहे थे कोशिका विभाजित होंगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, तो उसे हम क्या, वृद्धि कहते थे, ठीक। अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। देखिए हमने अभी पहले ही कहा कि जो संख्या में, अगर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो या कोशिकाओं की भार में वृद्धि हो, उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि एक कोश की जीव करने को रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि मान चुके हैं। पहले तो मानेंगे, वृद्धि मानेंगे। अब तक हमने देखा कि एक कोश की जीवों में वृद्धि तथा जनन इस प्रकार दोनों शब्द के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खेसर या खच्चर। जो खच्चर हैं ये क्या करते हैं, जनन नहीं करते हैं, यानी इनके बच्चे नहीं पैदा होते। बंध कामगार मधुमक्खियाँ, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, कामगार मधुमक्खियाँ होती हैं, इनमें भी जनन नहीं होता। अनुर्वर मानव युगल, यानी कुछ ऐसे मानव युगल भी होते हैं जिन्हें ईश्वर संतान नहीं देती है, तो नहीं देते हैं, तो वो जो होते हैं किस में आ जाते हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। बहुत सारे इसके एक्सेप्शन है, कोई जीव जनन ही नहीं करता, कोई जीव जनन बच्चे ही नहीं पैदा करता, किसी में अगर उसके मान लीजिए पूरी जातियों को मान्यता होता है लेकिन कुछ लोगों में नहीं हो पाता, तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता जनन, ठीक। यद्यप कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। कह रहा कोई भी निर्जीव वस्तु ऐसी नहीं जो जनन और प्रतिलिपि बनाने में क्या है, अक्षम है, ठीक। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचन है। सभी जीव रसायनों के बने होते हैं, किसी न किसी जीव रसायन से हमारे जीवन का निर्माण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये बेसिक मूल तत्व हैं जिससे हमारे जीवन का निर्माण होता है, ठीक है। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न माप, वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जीव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों चाहे वो बहुकोशिकीय हों अथवा एक कोशिकीय हों में हजारों उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है, चलती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्मजीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। देखिए किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचयी क्रियाएं ना तो जैव है और ना ही निर्जीव है, अतः उपापचयी क्रियाएं निर्विवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। जबकि पात्रे में एकांकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर की कोशिका संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है या अभिलक्षण। कह रहे हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक सजीव और निर्जीव को अंतर करने में आप किसको रखेंगे, तो हम कहेंगे उपापचयी क्रियाओं को रखेंगे, बस इतना। उपापचयी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती हैं, सजीवों में पाई जाती हैं और निर्जीवों में
नहीं पाई जाती। हमारा आंसर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित घटकों में से, नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, निम्नलिखित घटकों में से, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित घटकों में से कौन सा सजीव और निर्जीव के बीच का, या सजीव और निर्जीव को अंतर करने में, सजीव या निर्जीव को अलग करने में कौन ऐसा है जो शामिल है, तो आप वहाँ पे एक ही नाम लिखेंगे। वहाँ पे जनन भी रहेगा, वृद्धि भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन वहाँ पे उपापचयी क्रियाएं अवश्य रहेंगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं इसे, और मेटाबॉलिक रिएक्शन ही आपका क्या होगा, सही आंसर होता है। क्लियर है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ही आपका सही आंसर होता है, उपापचयी क्रियाएं, और आप इस पे आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए, शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अवलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है। जो उद्दीपन हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं वो भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, ठीक है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा, हमारे बॉडी में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम आपको पूछे जाएंगे। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेंस ऑर्गन, लास्ट वाले चैप्टर में न्यूरल सिस्टम में, तो वहाँ पे उनके हम वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे, किसको हम न्यूटोफोर कहते हैं, किसको हम क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है, तो किसे हम फोनोरिसेप्टर कहते हैं, तो सबके नाम वहाँ पे दिए गए। कहाँ पे, लास्ट चैप्टर में, न्यूरल सिस्टम में। और इसे कई बार मिलाने के लिए आता है। देखिए, प्रश्न का प्रारूप कई बार बहुत हल्का होता है, कई बार बड़ा कठिन होता है। प्रारूप हल्का हो या कठिन हो, हमें तैयारी दोनों पे करनी है। कठिन की तैयारी करेंगे, जीएस पढ़ के जाएंगे, जीके गलत करके आएंगे, जीके पढ़ के जाएंगे, जीएस गलत करके आएंगे, सीधी बात है। उसी तरह से अगर आप कठिन पे ध्यान देंगे तो सरल वाला आपका गलत होने का चांस बढ़ जाता है, और जब आप सही सरल वाले पे नज़र ज़्यादा रखते हैं तो आपका कठिन वाला गलत होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन हम दोनों पे फोकस रखेंगे, तो यहाँ बताएंगे हम आपको, आगे आएगा। हमारे बॉडी में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। देखिए, अब पौधों के बारे में आपने पढ़ा होगा, पौधे कैसे होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म होते हैं, ठीक है, कहाँ गया प्रकाश, फोटोट्रॉपिज्म, पानी हाइड्रोट्रॉपिज्म, ताप को क्या कहते हैं आप, थर्मोट्रॉपिज्म कह सकते हैं, ठीक है, जीवों, प्रदूषकों आदि के बीच में क्या करते हैं, वो प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आप किसी पौधे के ऊपर जब देखते हैं सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस दिशा में झुक जाता है, पानी की कमी होती है मुरझा जाता है, पानी पा जाता है फिर खिला खिला हो जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं, प्रकाश, पौधे भी जो है क्या है, संवेदना दे रहे हैं किसके साथ, चाहे वो जैविक घटक हो या अजैविक घटक हो, ठीक है। चलिए, प्रोकैरियोट से लेकर के जटिल यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतकों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रियाएं दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजननों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। स्वचेतना जो पाई जाती है, खुद की चेतना, स्वचेतना जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है, और किसी भी जीव में नहीं पाई जाती। इसलिए चेतना जीवों के परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण नहीं हो सकती। अगर हम चेतना को जीवों का परिभाषित लक्षण रखें तो सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, इसलिए इसे हम अभिलक्षण में नहीं रखेंगे, सिर्फ एक को रखेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन को, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तो जीवों में परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, जिसे हृदय तथा फुफ्फुस यानी फेफड़े को चालू करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता जा रहा है, वो किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा, किसी को पहचान नहीं पा रहा है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो उन्हें क्या हम सजीव कहेंगे कि निर्जीव कहेंगे, लेकिन हम सजीव ही कहते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। उच्च स्तरीय अध्ययनों में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं जिसमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं के कारण होती हैं, ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिका अंगों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटनाओं के आपस में क्रिया करने के कारण होते हैं। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म एवं प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता के पदानुक्रम के साथ उद्भव की घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रकृत, यहाँ आप देखिएगा जीव कैसा है, स्वप्रकृत है, विकासशील है तथा स्वनियमनकारी है, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है,
जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी, वर्तमान, भूत और भविष्य सभी जीव एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो है, ये टॉपिक हमारी होती है जीव जगत में विविधता। लेकिन हम आज आपसे कहेंगे आप यहीं पे छोड़ दीजिए, जीव जगत में विविधता हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। आप बिना डरे, बिना संकोच के निश्चिंत होकर के पढ़ते रहिए। मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता दूँ, आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। खुद से रोज एनसीईआरटी पढ़िए। एक नियम बना लीजिए कि हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट हमें पढ़ना है, ठीक। होता क्या है कि इसमें क्रम नहीं बन पाता है, ठीक। जब क्रम नहीं बन पाता तो 10 चैप्टर, 5 चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। जब आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो रोज आपको क्लास मिलती रहेगी, तो आप इसके साथ अपना रिवीजन करते रहेंगे, आपको इसका लाभ मिलेगा। आप इसे चला करके रख देंगे, हम बोल रहे हैं आपको सुनाई पड़ता रहेगा, बाद में आप रिपीट करेंगे तो चीज़ें आपको सुनने से ज़्यादा याद होती हैं। मुझे लगता है आप ये बात जानते होंगे, सुनने से ज़्यादा याद रखती हैं। तो जब सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऑडियो की तरह आप सुनते रहिए, आपको याद होता जाएगा और आप अपने परीक्षा में बेटर कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी जीव जगत में विविधता, और इंग्लिश मीडियम की भी टॉपिक आपकी शाम तक अपलोड कर दी जाएगी, तो आप देखते रहिए, दोनों देखते रहिएगा, आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।